सो हेलो एवरीवन, आपको आवाज आ रही होगी सही से। और आप लोग कह सकते हैं सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है और सिलेबस का आज से कर स्टार्टअप हो रहा है। बिजनेस स्टडीज का आज पेपर है और बिजनेस स्टडीज के आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज का सबसे पहले क्लास 11 का एक सबसे बेसिक चैप्टर है, जैसे कि आपके टेस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी। और इससे स्टार्ट कर रहे हैं और आपके सिलेबस को कवर करने के लिए थोड़ा सा रिकॉर्डेड और लाइव दोनों को मिला करके तेजी से कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस आपका पीछे नहीं रहेगा, सिलेबस तो कंप्लीट कराना है। जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे तो इसको लेकर के आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और बात करें आज के इस क्लास को लेकर के, तो पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको भेज चुका हूँ। और आज अपना बिजनेस स्टडीज का पेपर है। ये आपको दिख रहा है ना सही से, स्क्रीन वगैरह प्रॉपर है ना, आवाज ये सब जा रहा है ना प्रॉपर? स्क्रीन और मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू था। और पीवाईक्यू था किसका? कॉमर्स सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उसके लिए। तो उस पीवाईक्यू को आपने देखा था? पीवाईक्यू में कॉमर्स के सेक्शन में जो मैंने भेजा था आपको पीवाईक्यू, सबने देखा था? उसमें क्या क्वेश्चन का लेवल है वो आपको समझ में आ रहा है? मैंने पीवाईक्यू भेजा था, पीवाईक्यू को एक बार सीरियसली देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का क्या लेवल होता है। क्वेश्चन का जो बेसिक लेवल होता है वो होता है क्लास 11 का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। और समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कोई बात नहीं, उसको हम समझा देंगे। एक दिन क्वेश्चन पेपर को लेकर के डिस्कस करेंगे शाम वाले किसी टाइम में, ठीक है ना। मे भी हो सकता है कि आपके सिलेबस को कवर करने के लिए 2 टाइम में क्लासेस को अरेंज किया जाए और थोड़ा सा ये जो क्लास आपका बीच वाला टाइम में पड़ जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, मॉर्निंग के टाइम में अगर आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में? मॉर्निंग के टाइम में रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस कवर होगा, थोड़ा सा टाइमिंग को भी ज्यादा करेंगे। मॉर्निंग के टाइम में आप लोग कितने के टाइम में आप लोग फ्री हो सकते हैं? मॉर्निंग के टाइम में क्या रखा जाए? मॉर्निंग के टाइम में 9 बजे लैंग्वेज लिटरेचर का होता है क्लास। 9 बजे लैंग्वेज लिटरेचर को हो जाएगा। अच्छा तो 9 बजे का नहीं, अगर मान के चले, अच्छा इधर रखे 8 बजे के आसपास रखेंगे तो ले पाइएगा क्लास। एक 8 बजे के आसपास रख लेते और एक शाम के 7 के आसपास में रख लेते। सर 7 बजे से ठीक है, सुबह के 7 बजे से भी हम तैयार हैं। सुबह के 7 बजे भी रख लेते हैं तो दिक्कत नहीं है। 2 टाइम में क्लास रखेंगे, ठीक है। 7 बजे सुबह का आ जाए, ठीक है ना। एक बार आपका क्लास सुबह के 7 बजे और एक बार क्लास आपका शाम के 7 बजे, ठीक है ना। 2 बार हो जाएगा पेपर वाला आपका क्लास। और फिर ये जो कॉमन पेपर का जो क्लास है रीजनिंग वगैरह का, वो तो 3:45 में कवर हो ही जाएगा। 15 दिन अगर रेगुलर मोड में चल गया तो लगभग मेरे अनुसार से 8 से 10 टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का, 8 से 10 है आपका इसका, और इकोनॉमिक्स वाला तो आर्ट्स वालों के साथ कवर हो जाएगा। तो मेन है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज को कवर कर लेना, तो 2 टाइम में क्लासेस को करके हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज तक तो ये क्लासेस मान के चलते हैं किस हिसाब से चल जाता है, लेकिन कल से आपका एक सुबह के 7 बजे और कल फिर सुबह के शाम के 7 बजे, ठीक है। 2 क्लासेस करके जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अपना है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। और फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस हमारे सिलेबस में मैंने आपको बताया था। लेकिन फाउंडेशन ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय या कह सकते हैं बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले इसके नेचर और पर्पस को आपको समझना होता है। और नेचर पर्पस ऑफ बिजनेस डायरेक्टली क्लास 11 का चैप्टर है और इससे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन, डायरेक्टली एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछता है, बताइए ये कौन सा एक्टिविटीज है, ये कॉमर्स का एग्जाम्पल है या ट्रेड का एग्जाम्पल है। ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछने को मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का सबसे बेसिक चैप्टर। और बात की जाए, अगर सीरियसली अगर बात की जाए तो कॉमर्स के बारे में आपकी पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, क्लास 11 से ही स्टार्ट होता है। क्लास 10 तक तो सब नॉर्मल होता है, क्लास 11 से आप स्पेसिफाइड में आते हैं कॉमर्स के सेक्शन में। और सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कॉमर्स के सेक्शन में जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है, तो उसमें सेकंड चैप्टर है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। और क्वेश्चन मैक्सिमम होता है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस से। लेकिन फाउंडेशन ऑफ बिजनेस सही तरीके से तब समझ में आएगा जब इसके नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस को समझ जाइएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझ रहे हैं नेचर एंड पर्पस, यानी कहने का मतलब प्रकृति और उद्देश्य, यानी इसका नेचर कैसा है और इसका उद्देश्य क्या है। इसमें हिंदी मीडियम वाले भी है।
लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत होगा तो बताइएगा। हिंदी मीडियम वाले भी है या सारे इंग्लिश मीडियम है? तो अगर लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत होगा तो बीच में बताइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज इसमें आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इससे डायरेक्टली आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा कि आपको एग्जांपल दे देगा, और ये टेस्ट में पूछा भी गया है। अगर आप पेपर सही से देखिएगा तो उसमें लिखा गया है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। यानी कहने का मतलब वैसे एक्टिविटीज जिसका पर्पस हो क्या, अर्न टू मनी, यानी अगर उससे पैसा अर्न हो, या कह सकते हैं अगर मनी अर्न होता है, तो ऐसे सारे एक्टिविटीज को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड अगर पैसा अर्न नहीं हो, अगर सोशली या साइकोलॉजिकली सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए किया जाए, तो ये अपना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। तो पहली चीज आपको पता करने के लिए आना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, यानी आर्थिक गतिविधि क्या है और गैर आर्थिक गतिविधि क्या है। तो वैसा एक्टिविटी जिससे डायरेक्टली क्या हो, पैसा है, वैसे एक्टिविटीज को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक्स, और जिससे पैसा नहीं है उसको हम लोग कहेंगे नॉन इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता क्या है, गैर आर्थिक में आता क्या है, तो हम लोग को सोशल सर्टिफिकेशन मिलता है, साइकोलॉजिकल सर्टिफिकेशन मिलता है, या इमोशनल सर्टिफिकेशन मिलता है। तो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, आप इसके एग्जाम्पल को सही से दे पाइएगा। मतलब एग्जाम्पल, इसमें क्वेश्चन आपको सीधा पूछेगा, एग्जाम्पल दे देगा और आपको पूछेगा कि बताइए ये कौन सा एक्टिविटीज है। जैसे एग्जाम्पल, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, यानी अगर रेस्टोरेंट में अगर खाने बनाने का कोई काम करता है, खाना बनाने का काम करता है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका मोटिव क्या है कि अर्न टू मनी। ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जबकि उसी के कंपैरिजन में अगर एक हाउसवाइफ है, वो घर में खाना बनाती है, तो वो किसके लिए बनाती है, सिंपैथी के लिए बनाती है, इमोशनल है उनका, तो ये क्या कर सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर आपको एग्जाम्पल देगा तो आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आपसे पूछ दे तो क्या आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं ना, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहीं पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपसे एग्जांपल पूछेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद मेन चलते हैं बिजनेस, और बिजनेस के बारे में मतलब अब हम लोग समझ चुके हैं कि भाई पैसा को अर्न करना यानी अर्न टू मनी का कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स ये अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एंड अगर सिंपैथी या इमोशनल नीड्स या साइकोलॉजिकल या सर्टिफिकेशन अगर ये सब है, तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अब आगे देख रहे हैं, मतलब हम लोग को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को इंटरेस्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर हम अपग्रेड करें, यानी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अगर सीरियसली पढ़े, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही पढ़ने, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ना, स्टडी करना, यही हमारा बिजनेस है और यही हमारा बिजनेस स्टडीज कहलाता है। तो बिजनेस कहाँ से आया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है, यानी ऐसा कोई भी एक्टिविटीज जिसमें अर्न टू मनी है, पैसा हम लोग अर्न कर रहे हैं, तो ये हमारा आएगा किसमें, बिजनेस में। तो बिजनेस किसको रिफर करता है, बिजनेस रेफर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है, तो इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन, सेल, गुड्स एंड सर्विस, और इसका सबका मेन काम क्या है कि अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे बस मेन याद रखिएगा कि बिजनेस क्या क्या कंक्लूड करता है। तो बिजनेस अपने आप में इंक्लूड करता है परचेज, प्रोडक्शन, किसका, गुड्स का, यानी सामान का उत्पादन करना या उसको खरीदना, बेचना। गुड्स का यानी गुड्स का मतलब सामान होता है, तो सामान को खरीदना, बेचना, सेल करना या उसके सर्विस देना, यही सारा किस में आता है, बिजनेस में आता है। तो बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें गुड्स का परचेज हो, प्रोडक्शन हो, सेल हो, इसी को हम लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस आपसे डायरेक्टली पूछेगा, और इस पीडीएफ में नीचे आपको लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, तो उस 20वां एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तो इस सेक्शन से एक भी क्वेश्चन आपका टेस्ट का नहीं छूटेगा। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें, तो मेनली यहाँ से आपसे पूछेगा बिजनेस क्या है, तो बिजनेस को आप यहाँ से बता दीजिएगा कि परचेजिंग और सेल है, गुड्स का, सामान का खरीदना, बेचना या उसका सर्विस देना, यही बिजनेस है। अब अगर बिजनेस के बारे में अगर कुछ स्पेशल बातें की जाए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए, तो बिजनेस हमेशा क्या करता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। तो सबसे पहला मेन एक्टिविटी, सबसे पहले इसका मेन गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, यानी अर्निंग मनी सबसे पहला। और बिजनेस के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामान का खरीदना या उत्पादन करना या उसका सर्विस देना। साथ में बिजनेस में क्या आता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है। इसके बाद गुड्स के साथ डील करना, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ये सब में आता है। यानी ये सब बताया जा रहा है कि बिजनेस को लेकर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपसे पूछ सकता है, बिजनेस रेफर्स
बिजनेस रेफर्स विच ऑफ दीज, आपसे लिख देगा एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल और एक्सचेंज, या नॉन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये सारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको याद रखिएगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंक्लूड करता है, ये प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस देता है, और ये क्या करता है? सेल और एक्सचेंज करता है, और सामान को लेकर के डील करता है। तो ये सब इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप याद रखिएगा, जो कि आपसे टेस्ट में पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस को मतलब अभी तक हमने सीखा कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, यानी जहां से हम लोग को पैसा आएगा, अर्न होगा मनी का, इसी को हम लोग अपग्रेड करते हैं बिजनेस में, यानी इसी की पढ़ाई लिखाई को हम लोग बिजनेस करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली क्लासिफाई होता है एज अ 3 फॉर्म में: बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप खुद यानी बिजनेस का मतलब होता है आप गुड्स का क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, यानी सामान का आप उत्पादन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या उसका सर्विस दे रहे हैं। ये आपका आता है बिजनेस में। और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ स्किल है और आप अपने स्किल को बेच रहे हैं, तो ये अपना हो गया प्रोफेशन। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है। बहुत सारा आपको एग्जाम्पल देगा, 4 एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, बताइए बिजनेस का कौन एग्जाम्पल है। हो सकता है 2-3 एग्जाम्पल दे दे, आपसे पूछे प्रोफेशन का कौन एग्जाम्पल है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट करने का मतलब अगर आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करें बिजनेस, जैसे फिशिंग यानी मछली का उत्पादन करना, बेचना, ये क्या हो गया? बिजनेस का एग्जाम्पल है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, किसी सामान को आप उत्पादन कर रहे हैं। माइनिंग, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैंकिंग, ये सब क्या है? बिजनेस का एग्जाम्पल है। वही अगर प्रोफेशन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मेडिकल, लॉयर, अकाउंटेंसी, ये सब क्या है? प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट करने का मतलब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, वर्कर है, एम्प्लॉय है, सेल्समैन है, तो ये सब किस में आते हैं? एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो इसको भी मेनली आपका कॉमर्स के सेक्शन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। और जो पिछले साल जो क्वेश्चन भी पूछा गया वो एग्जाम्पल बेस्ड है, मतलब एग्जाम्पल दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए ये किसके अंडर में आता है। तो याद रखिएगा बिजनेस के अंडर में क्या क्या आएगा, प्रोफेशन के अंडर में क्या आएगा, और एम्प्लॉयमेंट के अंडर में क्या आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बैंकिंग बिजनेस के केस में आएगा। इसमें क्या होता है? इसमें सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। ये सर्विस देना, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है सर्विस भी देना। बिजनेस का मतलब होता है सर्विस देना। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी क्या है? बिजनेस का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या हो रहा है? वो सर्विस दे रहा है, तो सर्विस भी आता है बिजनेस के केस में। तो बैंक क्या है? बैंक आपको सर्विस दे रही है, तो बैंक आता है बिजनेस के केस में। समझ गए ना। सर्विस का कोई भी केस हो वो क्या आएगा? बिजनेस में आएगा। कोई हॉस्पिटल खोल के रखा है तो हॉस्पिटल भी क्या है? हॉस्पिटल एक प्रकार का बिजनेस है, ठीक है ना। और हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट है, और वहां का डॉक्टर प्रोफेशन है। बट जो पूरा जो सिस्टम बना, जो पूरा हॉस्पिटल है, वो क्या है? एक बिजनेस है। एजुकेशन क्या है? बिजनेस है। एजुकेशन में जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट है। तो यही आपसे पूछेगा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, तो आपको बताना है कि बिजनेस के अंडर में आता है, क्योंकि बिजनेस सर्विस को भी कंक्लूड करता है, बिजनेस सर्विस को भी अपने अंदर में समाहित रखता है। मतलब बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड सर्विस सेक्टर। तो अगर सर्विस अगर दे रहा है, अगर कोई इंस्टीट्यूट या अगर कोई कंपनी सर्विस दे रहा है तो वो बिजनेस में आएगा। तो ये हो गया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। और यही यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। बिजनेस का मतलब होता है गुड्स, यानी सामान का परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना, या सर्विस देना। देखिए ना, यहाँ पे सर्विस देना, तो ये सारे चीज आते हैं बिजनेस में। और इसके बाद प्रोफेशन का मतलब अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है या अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो ये आता है अंडर द प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट करने का मतलब अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन विच पीपुल वर्क। अगर आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट है। जैसे एग्जांपल पूछ देगा, अगर एक ज्वेलरी का शॉप है और वहां पे एक पर्सन है, एक सेल्समैन है, यानी बेच रहा है उसके प्रोडक्ट को ज्वेलरी के दुकान में, तो ये क्या है? ये आपका जो बेचने वाला है वो क्या आ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर ये जो पूरा जो बिजनेस है वो क्या आ जाएगा? पूरा बिजनेस में, मतलब जो ये जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप आ जाएगा बिजनेस में। याद रखिएगा, ये सेटअप आ जाएगा बिजनेस में। इसीलिए कहा जाता है जिसका ज्वेलरी का दुकान है उसको कहा जाता है बिजनेसमैन है। बट जो वहां काम कर रहा है वो अपना एम्प्लॉय में आ जाएगा, सेल्समैन में आ जाएगा। बट पूरा सेटअप को हम लोग बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस वगैरह के लिए बारे में ध्यान रखिएगा। और यही एक टेबल के फॉर्म में बताया भी गया है। और इसमें याद रखना है कि किसमें ज्यादा हाई रिस्क है, किसमें कम रिस्क है, किसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये तो अपना हो गया मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है।
तो ये तो हो गया कि मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आसान है, आप किस तरीके से करते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी के यहाँ काम करने के लिए जाइएगा तो एम्प्लॉयमेंट में आइएगा। प्रोफेसर करने का मतलब आप अपने से सेटअप कीजिएगा तो ये आपका प्रोफेशन है। और बिजनेस करने का मतलब आप सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते हैं, सारा बिजनेस का ढांचा तैयार करते हैं, तब जाकर के आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है किसमें, बिजनेस में। और बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब सबसे ज्यादा पूंजी लगता है किसमें, तो बिजनेस खोलने में। और उसके कंपेयर में प्रोफेशन में कम लगता है और एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ भी नहीं लगता है। तो याद रखिएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो बिजनेस के केस में होता है। सेम एज सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी होगा आपका किस केस में, बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी होने के चांसेस होते हैं, बट साथ साथ में हाई रिस्क भी होगा। तो आपसे यही सब क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट करके कि बताइए कि आपका किसमें आपका हाई रिस्क है बिजनेस में, किसमें आपका हाई रिस्क है, बिजनेस में, प्रोफेशन में, या एम्प्लॉयमेंट में, या नन ऑफ दीज में। देन यू हैव टू आंसर इन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क के बारे में ध्यान रखना है, रिस्क किसमें क्या होता है। तो ये अपना टेबल है, टेबल को एक बार आप ध्यान कर लीजिएगा और इसी टेबल के बेस पर नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं मतलब हम लोग का मेन टॉपिक क्या है। ये जो हम लोग का पूरा जो हम लोग का ये जो बुक है या जो हम लोग का जो पूरा सिलेबस है वो बिजनेस स्टडीज के लिए है, मतलब बिजनेस के बारे में ही पढ़ते जाते हैं। तो जो हमारा प्रोफेशन था और एम्प्लॉयमेंट था अब हम लोग इसको भी छोड़ देंगे। पहले हम लोगों ने छोड़ा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को छोड़ा, फिर अब हम लोग छोड़ रहे हैं प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दे रहे हैं। अब बात कर रहे हैं स्पेशली बिजनेस के बारे में। तो अब बिजनेस का दो ऑब्जेक्टिव होता है, जब भी आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का दो ऑब्जेक्टिव होता है। ये आपसे पूछेगा कि बताइए कितने ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, तो ध्यान रखिएगा बिजनेस का दो ऑब्जेक्टिव है। और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो ऑप्शन है दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक तो तरीका है बिजनेस करने का, एक तरीके के बारे में, एक तरीके में क्या बताया जा रहा है, एक ऐसा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है जिसमें है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पे ध्यान करना। और दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सोशली भी थोड़ा सा आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, या थोड़ा सा सर्विस आपका अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा सा आपका गुड्स का नाम होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशली इंप्रूवमेंट हो, मतलब अगर आपका समाज में थोड़ा सा नाम हो आपके बिजनेस का, तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली सोचते हैं पैसा के नजरिए से तो अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई ज्वेलरी का शॉप है, अगर मान लेते हैं कोई ज्वेलरी का शॉप है, तो ज्वेलरी का शॉप का दो तरीके से, कोई ज्वेलरी शॉप होता है जो हॉलमार्क का बेचता है। हॉलमार्क करने का मतलब वो विश्वसनीय चीजों को बेचता है, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल हो जाएगा। और अगर वो जैसा तैसा प्रोडक्ट को बेचता है, मतलब अगर सोशली चीजों को ध्यान में नहीं रखता है कि मेरा कस्टमर खुश होगा या ना खुश होगा, तो ऐसे सारे आएंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव को आप समझे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब बस आपको पैसा कमाने से मतलब है, और सोशल ऑब्जेक्टिव करने का मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेरा कस्टमर खुश होना चाहिए, मेरा सोशली नाम होना चाहिए। जैसे अभी के टाइम में अंबानी वगैरह ये सब क्या है, सोशली ऑब्जेक्टिव बिजनेस पे ध्यान रखा ताकि मेरा सोशल में क्या हो, नाम हो, समाज में नाम हो। तो ऐसे बिजनेस को आपको आना चाहिए क्लासिफाई करने के लिए कि विच बिजनेस इन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड विच बिजनेस बिलोंग्स टू द सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये यहाँ पे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं। और इसी के बारे में बताया भी जा रहा है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मेन टारगेट क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्निंग करना, मार्केट में स्टैंडिंग होना यानी मार्केट में कंपटीशन करना। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इनोवेशन से, मतलब नया नया चीजों को लाना मार्केट में, जिससे कि क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसके बाद जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको ऑप्टिमम ज्यादा यूज करना, यही सब आता है। और सोशल ऑब्जेक्टिव में यही है कि आप अच्छा प्रोडक्ट को बेचिए और एक अच्छे प्राइस में बेचिए, मतलब जितना में सब कोई बेच रहा है उसी रेंज में बेचिए ताकि आपका नाम ज्यादा हो। इसके बाद आप अच्छे प्रोडक्ट को बेचिए, अच्छे प्रोडक्ट में क्या हो, ISI का मार्क हो, FPO का मार्क होता है। फूड पे मार्क के बारे में ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। ज्वेलरी के केस में होता है हॉलमार्क, इलेक्ट्रिकल गुड्स के केस में होता है ISI का मार्क, और FPO का मार्क होता है फूड प्रोडक्ट में। तो ये आपसे मार्क वगैरह के बारे में ध्यान रखिएगा, मार्क वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि कौन से प्रोडक्ट में क्या मार्क मार्केट में चलता है। तो इलेक्ट्रिकल गुड में चलता है ISI का मार्क, और साथ में आपका लोहा वगैरह का सामान में भी ISI का मार्क चलता है। फूड प्रोडक्ट में FPO का मार्क, और ज्वेलरी के केस में हॉलमार्क का मार्क। तो ये तो हो गया, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कौन किसका मार्क है, आप मार्क को भी देख सकते हैं। ये हो गया अपना हॉलमार्क,
ये अपना हो गया फूड प्रोडक्ट के लिए एफपीओ, और ये अपना हो गया आईएसआई का मार्क इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए या फिर आयरन के गुड्स वगैरह के लिए भी। तो ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्टिव क्या हो गया। इसके बाद बिजनेस के बारे में यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, अब बिजनेस एक्टिविटीज को और भी क्लासिफाई करने, मतलब अभी तक आपने देख रहे हैं हर चीज एक एक करके हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि दो तरीके से बिजनेस किया जाता है, एक तो बिजनेस एक्टिविटीज करके, और एक अपना क्या होता है सोशल ऑब्जेक्टिव के नजरिए से किया जाता है। यहाँ आपने ऊपर में देखा था, यहाँ आपने देखा था कि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको दो नजरिए से किया जाता है, एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से और एक सोशल ऑब्जेक्टिव से। तो बिजनेस में बिजनेस का मेन टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना, बट इस चीज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए। तो अब हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को और अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसको अपग्रेड करते हुए हम लोग नीचे के पोर्शन में आते हैं। तो यहाँ हमारा है जो बिजनेस एक्टिविटीज है, जिसको पहले हमने क्लासिफाई किया था सोशल में और अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, दो तरीके से पहले ऊपर में क्लासिफाई किया था। अब इसी को एडवांस कर रहे हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज मेनली दो टाइप में क्लासिफाई होता है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, एक तो अपना इंडस्ट्री और एक अपना कॉमर्स। इंडस्ट्री करने का मतलब अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, अगर आप गुड्स के प्रोडक्शन पे डील करते हैं, मतलब अगर आप खुद उत्पादन करते हैं तो ये आ जाएगा इंडस्ट्री में। और कॉमर्स करने का मतलब अगर आप गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस को अगर आप हैंडल करते हैं तो ये आता है कॉमर्स के सेक्शन में। बताइए, इंडस्ट्री और कॉमर्स को समझे। अगर आप सामान का उत्पादन करते हैं, अगर आप सामान को प्रोड्यूस्ड करते हैं अपने फैक्ट्री में, अपने इंडस्ट्री में, दैट बिलोंग्स टू इंडस्ट्री। एंड अगर आप गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेचते हैं या उसका सर्विस आप देते हैं तो ये आता है कॉमर्स के सेक्शन में। तो इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये भी आप तैयार रखिएगा, एग्जाम्पल से ही आपसे पूछेगा। अब इस इंडस्ट्री को तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, यानी इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री मेजर कैटेगरीज: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री करने का मतलब एक्सप्रेसिव हो, जेनरिक कम्युनिकेशन हो। प्राइमरी एक्टिविटीज करने का मतलब जो कर सकते हैं जो बड़े लेवल पे क्या करे, हर चीजों को प्लानिंग करके उत्पादन करे। और सेकेंडरी इंडस्ट्री कर सकते हैं जो मेनली मैन्युफैक्चर करे, उत्पादन करे। और टर्शियरी करने का मतलब ये बस कर सकते हैं, इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है, मतलब लेवल के कह सकते हैं कि लेवल के अनुसार से इसको क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर अच्छे प्लानिंग के साथ पूरा अगर तैयार किया जाता है इंडस्ट्री को तो अपना प्राइमरी में आ जाएगा। अगर उसको मैन्युफैक्चर करना है या कंस्ट्रक्शन करना है तो सेकेंडरी में आ जाएगा। और अगर नॉर्मल इंडस्ट्री है तो उसे टर्शियरी में हम लोग रखेंगे, टर्शियरी सेक्टर में रखेंगे। वही अगर कॉमर्स के सेक्शन में बात करें तो कॉमर्स का मतलब क्या था कि गुड्स को क्या करना है हम लोग को, बेचना है, यानी इसको सेल करना है हम लोग को। और सेल के साथ साथ इसके सर्विस पर भी ध्यान रखना है, यानी अगर ये खराब वगैरह हो जाता है तो रिपेयर वगैरह करना या इसको एडवांस करना, तो हम लोग को गुड्स के सेल एंड सर्विस का भी ध्यान रखना है। और ये आता है कॉमर्स के सेक्शन में। तो कॉमर्स के सेक्शन को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक इसको ट्रेड कहते हैं और दूसरा अपना हो जाएगा ऑक्सिलरी ट्रेड्स। ठीक है, एक अपना मेन ट्रेड और एक अपना ऑक्सिलरी ट्रेड, या कह सकते हैं प्राइमरी ट्रेड और एक अपना ऑक्सिलरी ट्रेड, यानी मेन और प्राइमरी और सेकेंडरी, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और फिर जो अपना प्राइमरी ट्रेड है इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड करने का मतलब जो होलसेल होगा और जो रिटेल ट्रेड होगा वो क्या आएगा इंटरनल ट्रेड में। और एक्सटर्नल में आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, मतलब कि बाहरी देशों को बेचना या फिर इंपोर्ट करना, बाहरी देशों से इंपोर्ट करना या बाहरी देशों को बेचना, ये ऐसा ट्रेड आता है एक्सटर्नल ट्रेड में। और इंटरनल ट्रेड करने का मतलब जिसमें होलसेल मार्केट करना या रिटेल करना, मतलब अपने लेवल से बेचना, तो ये अपना आ जाएगा इंटरनल ट्रेड में। तो इसको आप देश के लेवल से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कंट्री के लेवल से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस अपने फील्ड में करते हैं या अपने देश में कर सकते हैं तो इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। और अगर आप इसको बड़े लेवल पे करते हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाएगा। और वहीं अगर ऑक्सिलरी ट्रेड के बारे में बात करें तो क्या क्या आएगा ऑक्सिलरी ट्रेड में, तो ऑक्सिलरी ट्रेड में आ जाएगा मतलब कि ट्रेड करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट के बेचने और उसको सर्विस देने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस ट्रेड में क्या क्या आ जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, उसका बैंकिंग और फाइनेंस आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेकिंग मिस्टेक है, बैंकिंग फाइनेंस होगा। इसके बाद उसका इंश्योरेंस हो जाएगा, वेयर हाउस है, एडवर्टाइजिंग वगैरह है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आप अपने प्रोडक्ट के सर्विस के लिए जो सपोर्ट लेते हैं ये आ जाएगा ऑक्सिलरी ट्रेड में। और जो आप मेन काम करते हैं वो आ जाएगा आपका प्राइमरी ट्रेड में। तो प्राइमरी ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड समझ में आ गया।
यहाँ का जो ये दो सेक्शन, ये दोनों सेक्शन समझ में आया आपको? प्राइमरी क्या होता है, और ये कह सकते हैं कि मेन आपका हो गया, और ये अपना सेकेंडरी हो गया। तो इसी के बारे में बताया गया कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। उसके बाद प्राइमरी मतलब ये जो प्राइमरी, यहाँ जो सबके बारे में जो मैंने आपको समझाया, यही सारी बात यहाँ नीचे बताया गया कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है वैसा सारा एक्टिविटी जिसमें नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल के फॉर्म में। और फिर प्राइमरी मतलब रॉ मटेरियल जो हम लोग लाए, रॉ मटेरियल को डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, तो क्या कहलाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाता है। और प्राइमरी इंडस्ट्री दो प्रकार का, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। और प्राइमरी इंडस्ट्री को जो दो प्रकार से क्लासिफाई किए, इसमें एक्सट्रैक्टिव में बताता है कि वैसा इंडस्ट्री जिसमें क्या किया जाए, कुछ एक्सट्रैक्शन किया जाए आउट ऑफ अर्थ से कुछ एक्सट्रैक्शन किया जाए, तो ये आता है एक्सट्रैक्टिव में। जैसे कोयला निकालना, आयरन निकालना, गैस निकालना, या फार्मिंग करना, माइनिंग करना, हंटिंग करना, फिशिंग करना, ये सब किस में आएगा, मतलब अगर आप अर्थ के रिसोर्स को, अगर आप अर्थ के संसाधन को डायरेक्टली यूज करते हैं, तो ये अपना जाएगा एक्सट्रैक्टिव में। तो एक्सट्रैक्टिव ध्यान रखिएगा। वही अगर जेनेटिक के बारे में बात करें, तो अगर आप उसको डेवलप करके यूज करते हैं, मतलब जो आपको अर्थ का रिसोर्स में जो आपको मिलता है, अगर आप उसको डेवलप करते हैं इंडस्ट्री के फॉर्म में, तो वो क्या जाएगा, जेनेटिक में। जैसे पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्मिंग, फिश हैचिंग, कैटल ब्रीडिंग, ये सब क्या आ जाएगा, जो आपको मतलब जो आपको नेचुरल फॉर्म में मिला, आप उसको एडवांस किए, एडवांस करके उसको एक बड़े लेवल पे किए, यानी एक आप उसको एक अच्छा लेवल पे किए हैं, तो ये आ जाएगा जेनेटिक में। ये अपना जेनेटिक हो गया। और एक्सट्रैक्टिव होगा, डायरेक्टली अगर आप करते हैं तो एक्सट्रैक्टिव, अगर आप उसमें कुछ एडवांसिंग करते हैं तो आपका जेनेटिक हो जाएगा। और प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब अगर आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में, ये अपना प्राइमरी इंडस्ट्री हो जाएगा। और ये प्राइमरी इंडस्ट्री जनरली बड़े लेवल पे होता भी है। उसके बाद अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए, तो अगर प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला है, अगर आप उसको ला करके सेकेंड, अगर प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला, अगर आप उसका यूज करते हैं किसी दूसरे इंडस्ट्री में, तो यही कहा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, जैसे क्या हो जाएगा, कपड़ा बनाना। तो कपड़ा बनाना यानी क्लॉथिंग जो है, जो क्लॉथ का जो काम है, ये जो बिजनेस है क्लॉथिंग का, वो किस में आ जाएगा, क्लॉथ का सेकेंडरी इंडस्ट्री में। क्योंकि मेनली कॉटन नेचुरल रिसोर्स था, और कॉटन से हमने धागा बनाया प्राइमरी इंडस्ट्री में, अब इसका यूज कर रहे हैं कपड़ा बनाने में, तो कपड़ा जो बनेगा, क्लॉथ जो बनेगा, ये कौन से इंडस्ट्री में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को समझ गए। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, ये भी समझ चुके होंगे। और इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, या कुछ आधा काम हुआ, अब उसमें फिनिशिंग देना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। जैसे पेपर से यानी बैम्बू से पेपर बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, और इसको फर्दर डिवाइड भी किया जाता है। इतना आपको डीपली डिवाइड में नहीं जाना है, बस आप ध्यान रखिएगा प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री में किस चीज का यूज करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। और प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ये सब बस ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर बात की जाए टर्शियरी या सर्विस इंडस्ट्री में, यानी जो तीसरा इंडस्ट्री था, तो तीसरा इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हमने बिजनेस को यानी जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो हम लोग इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, यानी जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री था, जो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री था, अब इसके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जिस चीज का हम लोग यूज करेंगे, जैसे ट्रेड के केस में था ना, ऑक्सिलरी ट्रेड या सेकेंडरी ट्रेड, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब। तो उसी तरीके से टर्शियरी या सर्विस इंडस्ट्री आता है किस केस में, इंडस्ट्री के केस में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, स्टोरेज है, और एडवर्टाइजिंग है। यानी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकल रहा है, उसको सही तरीके से उसको हाई लेवल पे या टॉप लेवल पे बिजनेस करने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट लेते हैं, बैंकिंग का सपोर्ट लेते हैं, इंश्योरेंस का लेते हैं, और स्टोरेज लेते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, टर्शियरी या सर्विस इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसके बाद कॉमर्स के केस में मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट के क्या करना, गुड्स के साथ डील करना, बेचना या खरीदना, या उसका सर्विस देना, ये कॉमर्स में आता है। और कॉमर्स के एग्जाम्पल में भी यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताया गया है कि कौन किस में आता है। ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब आसान है, मैंने समझा दिया। और अपना इंटरनल ट्रेड वगैरह के बारे में भी बता दिया मैंने। होलसेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी पे बेचते हैं तो ये आ जाएगा रिटेल ट्रेड, और अगर आप इसको बड़े क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटीज पे अगर आप सेल करते हैं, ये हो जाएगा होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है, यानी अगर आप लार्ज क्वांटिटीज के लेवल पे अगर आप इसको खरीदते हैं या बेचते हैं, बाई करते हैं या सेल करते हैं,
तो होलसेल। और अगर इसको आप स्मॉल क्वांटिटीज के लेवल पे खरीदते हैं या बेचते हैं यानी बाई करते हैं या अगर आप इसको सेल करते हैं या सर्विस करते हैं, ये अपना रिटेल ट्रेड हो जाएगा। तो रिटेल ट्रेड क्या है, होलसेल ट्रेड क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड में मैंने बता दिया कि एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है, अगर आप दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो आप बिजनेस करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो आप अगर आप इसका ट्रेड करते हैं दो से ज्यादा कंट्री के बीच में, तो यही अपनाता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड हो सकता है इंपोर्ट करना हो सके या एक्सपोर्ट करना हो सके। मतलब अगर दूसरे देश से आप अपने देश में अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ये अपना हो जाएगा इंपोर्ट ट्रेड। और अगर आप अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री को सेल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ये आप समझ चुके होंगे। आपसे एग्जांपल पूछेगा कि मान लेते हैं कि भारत क्या करता है, लेट अस सपोज कि भारत अपना कंट्री है और लेट अस सपोज अपना चाइना है। अगर कोई प्रोडक्ट को लाता है, बता रहे उसको भी, अगर कोई प्रोडक्ट को लाता है तो ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। और अगर इधर से जाता है तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद कहा जाता है, इसके बाद देखिए आता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि अगर प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता है फॉर एक्सपोर्ट रीजन, मतलब बदले में कह सकते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया इसको कुछ भेजता है और इसके रिजल्ट में चाइना इसको कुछ भेजता है। मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों एक साथ, मतलब अगर आप कुछ चीज को अगर आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्योंकि चाइना ने आपको दिया है, आपने इंपोर्ट किया है, तो अब आपका भी ड्यूटी बनता है कि उसके बदले में आप उसको कुछ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर बदला बदली हो, अगर आप एक्सचेंज करते हैं कि मैंने चलो इंपोर्ट किया, मान लेते हैं कि मैंने गेहूं इंपोर्ट किया चाइना से, तो मैंने चावल एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को, तो ऐसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है एक साथ में, इसी को इंटरपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि अमेरिका क्या करता है, कुछ नेपाल को सर्विस देता है, नेपाल अमेरिका को देता है, तो ऐसे केस में ये क्या आ जाएगा, इंटरपोर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझना कि इंटरपोर्ट क्या होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज के फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये अपना इंटरपोर्ट में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ आ गया, इसके बाद नीचे में आ गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ट्रेड को व्यापार करने में क्या क्या आपको सपोर्ट करता है। तो व्यापार करने में आपको सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, इसके बाद इसके बाद यही सारा क्या फैक्टर है जो ट्रेड यानी व्यापार करने में आपको सपोर्ट करता है। यानी कॉमर्स आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो ये सारा फैक्टर है जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स इसको याद रखेगा, ये सारे आते हैं ऑक्सिलरीज ट्रेड में, यानी जो आपके ट्रेड को क्या करे, सपोर्ट करे। इसके बाद कुछ बिजनेस के रिस्क भी है, कुछ बिजनेस का रिस्क है जिसको आपको ध्यान रखना है। यानी मान लेते हैं आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो कुछ रिस्क भी बनता है बिजनेस में। और रिस्क क्या बनेगा बिजनेस में कि हो सकता है प्रॉफिट आपको कम हो या हो सकता है लॉस आपको ज्यादा हो और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए। मतलब अपने प्रोडक्ट मान लेते हैं आपने तैयार कर लिया हाई लेवल पे और आपका प्रोडक्ट बाहर बिका नहीं, आपका प्रोडक्ट गया नहीं बाहर, तो वैसी सिचुएशन ये जो सारे सिचुएशन होते हैं, यही सारे सिचुएशन बिजनेस रिस्क में आते हैं। तो बिजनेस रिस्क में क्या आएंगे, बिजनेस रिस्क में आएंगे कि प्रॉफिट नहीं होना, लॉस ज्यादा होना, या आपने जो प्रोडक्ट बना करके रखा है वो प्रोडक्ट डिमांड के अकॉर्डिंग बाहर बिक नहीं पाना, या आप बेच नहीं पाते हैं, सेल नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे क्या है, बिजनेस के रिस्क हैं। तो बिजनेस रिस्क आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ दिस इज अ बिजनेस रिस्क, पूछ देगा आपसे इनएडिक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट नहीं हो पाना, तो ये भी क्या है, बिजनेस रिस्क का एग्जाम्पल है। तो बिजनेस रिस्क यही है कि बिजनेस करने के टाइम में जो सारा रिस्क होता है वो आपका बिजनेस रिस्क कहलाएगा। और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है, मतलब किस किस प्रकार का बिजनेस में रिस्क हो सकता है। तो हो सकता है आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है आपका लॉस ज्यादा हो जाए, हो सकता है आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया वो बिक्री ना हो, सेल नहीं हो। तो ये सारा क्या है, बिजनेस के रिस्क का क्या है, नेचर है। तो ये सब नेचर के बारे में हो गया बात। और इसके बाद काउज क्या है, यानी ये जो बिजनेस रिस्क होता है वो होता है क्यों, तो इसका काउज है नेचुरल काउज। मतलब मान लेते हैं अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, आपने प्रोडक्ट तैयार करके रखा बेचने के लिए और आ गया भूकंप, तो आपका तो बिका नहीं, आपका तो सेल हो नहीं पाया, तो ये आ गया नेचुरल काउज में। तो कुछ नेचुरल काउज है, कुछ ह्यूमन काउज है। ह्यूमन काउज वगैरह में क्या हो गया, रैट हो गया, मतलब कि दंगा फसाद हो गया, या फिर आपका एम्प्लॉय साथ नहीं दिया, या हो सकता है जिसके थ्रू आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस सेल्समैन को आप रखे हैं वो आपके साथ बेईमानी कर ले, तो ये सब क्या आ जाता है, ह्यूमन काउज में आ जाता है। तो बिजनेस अगर आप करते हैं, अगर आप बिजनेस करने में चॉइस रखते हैं, तो हो सकता है नेचुरल रिस्क हो जाए, ह्यूमन रिस्क हो जाए, या हो सकता है इकोनॉमिकल काउज हो जाए,
यानी हो सकता है मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए, मतलब मान लेते हैं कि आपने प्रोडक्ट तैयार किया, आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया 100 रुपया, आपको तैयार करने में यानी इस प्रोडक्ट को रेडी करने में आपको लग गया 100 रुपया, और क्या हो गया कि मार्केट जिस टाइम आपने तैयार किया प्रोडक्ट को हाई लेवल पे कि अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, आपको पता चला कि मार्केट में अब इसका रेट ही हो गया है 90 रुपया। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपको 10 रुपया आपका घर से लॉस हो जाएगा, मतलब आपने जो बनाने में खर्च किया इस प्रोडक्ट को उसमें भी 10 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल काउज कहते हैं। तो इकोनॉमिकल काउज क्या है, मतलब प्राइस का कंपटीशन हो जाए, मार्केट में डिमांड कम हो जाए, तो ये सारा क्या होता है इकोनॉमिकल काउज में होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट दैट इज अ नेचुरल काउज लाइक आपका अर्थक्वेक, and second that is a human cause like आपका riot, strike, dishonesty, and economical cause like a fluctuation in demand, price competition और change in technology वगैरह। तो ये सब क्या आ जाएगा आपका इकोनॉमिकल काउज में आ जाएगा। तो अगर आपसे बिजनेस रिस्क में पूछे कि बताइए कौन नेचुरल काउज है, कौन ह्यूमन काउज है, कौन इकोनॉमिक काउज है, तो आप बता सकते हैं ना, ये सब बता सकते हैं, सब आसान चीजें हैं। इसके बाद फिजिकल काउज वगैरह भी है। फिजिकल काउज में मतलब मैन्युफैक्चर वगैरह में फॉल्ट हो गया, मशीन वगैरह के कारण कुछ डैमेज हो गया, ये सब फिजिकल काउज होता है। और कुछ अदर काउज भी है जैसे आपका पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वगैरह, ये सब मेन है। मेन आपसे रहेगा ऊपर का, मेन यहाँ पे 3 है, नेचुरल काउज क्या है, ह्यूमन काउज क्या है, इकोनॉमिक काउज क्या है। इसके बाद आता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अब आपने जान लिया बिजनेस के बारे में, सारा बात आपने जान लिया है, तो अब आप क्या कीजिएगा, बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में क्या क्या बात पे आपको ध्यान रखना होता है, यानी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लेते हैं आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो व्हाट आर द बेसिक फैक्टर जो आपको माइंड में रखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले में। यही बताया जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, मान लेते हैं कि आप बिजनेस करने वाले हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो जब भी आप एंटरप्रेन्योर रहे, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो आप उस टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने बिजनेस का साइज यानी किस लेवल का आपको बिजनेस करना है, आपको किस फॉर्म का बिजनेस करना है, आपको बिजनेस कहाँ करना है, लोकेशन का आपको ध्यान रखना है, आपको चॉइस का ध्यान रखना है, आपको साइज का ध्यान रखना है, आपको अपना बजट यानी आपको अपना कैपिटल यानी आपको अपना फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट का ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ फिजिकल फैसिलिटीज का ध्यान रखना है कि आपका किस टाइप का बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, वाटर वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद आपको कुछ इक्विपमेंट का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो प्लांट का लेआउट आप क्या रखते हैं, क्या मशीन का आप यूज कीजिएगा, किसको कहाँ सेटअप कीजिएगा। तो जब भी आप बिजनेस करें तो ये सारी बातों का जरूर ध्यान रखें। साथ में टैक्स प्लानिंग भी एक इंपॉर्टेंट है, जिससे अगर आप कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सरकार को टैक्स भी आपको पे करना होता है। एज ए उस कंट्री का जो लॉ है, उस कंट्री का जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। तो ये सारा क्या है कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो ये सारा पॉइंट को ध्यान रखना है। तो यही सारा पूछ सकता है आपसे कि लेटेस्ट सपोज आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया, यानी अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या क्या फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो सारा फैक्टर्स था मैंने यहाँ पे सारा फैक्टर्स को लाइन अप करके रखा है, तो एक बार आप पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने तरफ से बहुत हद तक कोशिश किया है कि आपको सारी बातों को समझा दूं, और कोशिश भी करता हूँ कि आप बहुत सारी बातों को समझ चुके होंगे। तो ये सारा चीजें ही बताई गई है पीडीएफ में, तो एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने बताया है उसी लेवल का एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि टेस्ट के टाइम में उसको एक बार देख ले तो सब आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, आप पढ़े हैं, सब चीजें आपको समझ में आएगी, सिंपल है। और नीचे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो फिर आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, यानी कौन सा ऐसा एक्टिविटीज है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, प्रोफेशन में, बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, या नन ऑफ द ऑप्शंस में। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेशन में। तो ऐसे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के कलेक्शंस को आपके लिए मैंने रेडी किया है, तो एक बार आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, और किसी का कुछ क्वेरी इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद जो चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। यानी अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि भाई बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में। इसके बाद क्लास 11 का ज्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है, फिर हम लोग क्लास 12 में जंप कर जाएंगे। ठीक है ना, तो बताइए अब कुछ प्रॉब्लम है, अभी तक में कुछ प्रॉब्लम।
ठीक है, फिर तो इसको आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। और एक चीज हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आप नोट्स अपने अकॉर्डिंग जरूर बताइएगा, जो हम बात बताएं उसको ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा बुक उठाइएगा नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जो टेस्ट में आता है, जो आपके लिए जरूरी है, वो सब बात हम आपको बता दिए। तो आप अपना नोट्स अपने से तैयार कर लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो डेली दे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना से आपका कवर अप हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक दिन, पीवाईक्यू को एक दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कल से अपना सुबह 7 बजे वाला टाइम में हम लोग आ जाएंगे। 7 बजे वाला टाइम में आपका ग्रुप में चल जाएगा लिंक, तो उस टाइम आकर के क्लास को अटेंड कर लेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम लोग का मेनली है अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, और एक अपना इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स को मेंटेन करने के लिए जिस दिन इकोनॉमिक्स रहेगा आर्ट्स वालों का, उसी दिन हम लोग इकोनॉमिक्स उसके साथ कवर कर लेंगे। और अगर किसी का इंटरप्रीन्योरशिप रहता है तो आप इसको ऑप्शन में, इंटरप्रीन्योरशिप का क्वेश्चन मेनली मिलता नहीं है टेस्ट में, ठीक है ना। मेनली क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का ही मिलता है और सिलेबस में कहता भी है, इसलिए इकोनॉमिक्स ही आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए एज कम्पेयर टू इंटरप्रीन्योरशिप। अगर आप इंटरप्रीन्योरशिप अगर आपका क्लास 12th में है तो इसका जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। उसके कंपेयर में इकोनॉमिक्स आसान भी है और जल्दी से आप समझ भी सकते हैं और ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनता भी नहीं इकोनॉमिक्स से। तो अपना ABE अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप। और अभी हम लोग कर लिए बिजनेस स्टडीज, सुबह के टाइम में रख लेंगे हम लोग अकाउंटेंसी और शाम के टाइम में हम लोग रख लेंगे बिजनेस स्टडीज, ठीक है। और वीक में 1 से 2 दिन हम लोग क्या कर लेंगे, इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे लाइव में भी आपके साथ। बाकी जो आर्ट्स वालों का क्लास चलता है, आर्ट्स वालों का क्लास का रूटीन है ना आपके पास, आर्ट्स वालों का क्लास के रूटीन में इकोनॉमिक्स का भी उसमें देखिएगा क्लास है, उसी टाइम में आप लोग भी प्रेजेंट हो जाइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स का क्लास आर्ट्स वालों के लिए चलता है थर्सडे को, और थर्सडे को चलता है मेनली, ठीक है ना। तो थर्सडे वाला टाइम में आपका इकोनॉमिक्स का क्लास रहेगा, बाकी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज करके धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर क्लास को एंड करते हैं, और अगर कुछ किसी का कुछ क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। देन ठीक है, फिर कुछ आपका अगर क्वेरी नहीं है देन फिर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।